बैक टू योर चैनल। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। ठीक है, और ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस वो हैं जो अब की बार नीट नीट 2022 में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो कि नीट 2022 के पेपर में आए हुए हैं। ये पेपर हम केमिस्ट्री सेक्शन का डिस्कस करेंगे डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है द IUPAC नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119 इज। ठीक है, तो इसमें IUPAC ने पूछा है एक ऐसे एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 119 है। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है यहाँ पे 4, और यहाँ पे देखिए स्पेलिंग का ही मेन इसमें खेल आ रहा है। चारों ही ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, और इसका जो सही रिजल्ट है वो है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम। ये क्या होता है? ये एक 119 एटॉमिक नंबर का एक हाइपोथेटिकल केमिकल एलिमेंट है। कैसा है? हाइपोथेटिकल केमिकल एलिमेंट है। ठीक है, हाइपोथेटिकल केमिकल एलिमेंट है। ठीक है, और इसको हम यूरेनियम को जो है एका फ्रैंकियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए नीट में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो हाई लेवल के आते हैं। आप पता एक्सपेक्ट कीजिएगा कि BSc नर्सिंग में ऐसे एग्जामिनेशन आएंगे, तो इसलिए जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और बताते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। तो यूरेनियम का एक और नाम हो गया एका, ऑल्सो नोन एज एका फ्रैंकियम। 119 एटॉमिक नंबर का ये हाइपोथेटिकल केमिकल एलिमेंट है। क्लियर है? आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन आपका इसमें आया हुआ है नीट के पेपर में। ठीक है, फिर आ रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में पूछ रहा है, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, एंजाइम एक रिएक्शन और सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है और स्पेसिफिसिटी ही इसकी क्वालिटी होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट तो होती हैं, और क्योंकि नेचुरल होती हैं, बायो होती हैं, इसलिए बायो कैटलिस्ट, ये भी ऑप्शन सही है। लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बायो प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है आपकी ये, इसको ये रिड्यूस कर देती है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। देखिए इसमें कई क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो BSc नर्सिंग में इतना टिपिकल तरीके से नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो एक्टिवेशन की एनर्जी इसमें लो हो जाती है, ऑल्टरनेट पाथ बन जाता है। ये भी आपको क्लियर है, क्या बन जाता है? ऑल्टरनेट पाथ। तो ये सब चीजें आपको क्लियर है। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, एंजाइम्स आर पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स तो नहीं होती, पॉलीसेक्राइड्स तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और एंजाइम तो ज्यादातर आपकी हाई मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन्स होती हैं, जिसमें आपने एक पढ़ा होगा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ठीक है, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। तो सारी एंजाइम्स क्या होती हैं? सारी एंजाइम्स तो प्रोटीन होती हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन है इसमें, वो क्या है? राइबोजाइम, जो कैटेलिटिक क्या होता है? कैटेलिटिक RNA मॉलिक्यूल होता है। तो जल्दी जल्दी हमको देखना है, समझ में आ रही बात? तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, और यही आंसर नंबर 4 इसलिए यहां दिखा रहा है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है राइबोजाइम का। राइबोजाइम कैटालिटिक RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लियर? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। गिवन बिलो हाफ सेल रिएक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, एक रिएक्शन ये दिया हुआ है MnO4, ठीक, 8H प्लस Mn2 प्लस, और ये रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, और ये रिएक्शन लिखा हुआ है। अब ये कह रहा है विल द परमैग्नेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट O2। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन गया कि क्या MnO4 माइनस O2 लिबरेट कर देगा? ठीक है, फ्रॉम वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं ई सेल की। हमको देखना है कि रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। क्या होगा आपका रिएक्शन जो है, क्या होना चाहिए? इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। रिएक्शन क्या होना चाहिए? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, और स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चीज जरूरी होती है? जरूरी होता है कि E0 जो हो सेल का, वो कितना होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो नेट सेल रिएक्शन तब स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां देखिए जो दिया हुआ है Mn2 प्लस MnO4, लेकिन यहां तो चीज उल्टी आपको लिखनी है ना। तो यहां पे होना चाहिए, ये हमको निकालना पड़ेगा MnO4
माइनस स्लैश Mn2+, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा, ये इधर और ये इधर, तो ये वैल्यू माइनस 1 क्या कहते हैं, जो आपकी 510 है, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस 1.510 वोल्ट। एक तो ये हो गया। दूसरा आपको जो निकालना है वो O2 और H2O है, तो ये तो डायरेक्ट है, और इसकी वैल्यू क्या है 1.223। तो रिएक्शन का मतलब क्या होगा, रिएक्शन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका ये 1.510, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया, माइनस ई ऑफ 1.223 वोल्ट, जो ये है। तो ये साइन यहाँ पे चेंज हो गया है, इसका तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये भी पॉजिटिव हो गया, और दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट जो भी आए, मान लिया आता है 0.287 वोल्ट आता है। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये ई सेल की वैल्यू 0 से ज्यादा हो गई, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो ऑप्शन क्या आ रहा है, होगा कि नहीं होगा? तो इसका ऑप्शन, पहली चीज तो ये है ऑप्शन, यस होगा, और बिकॉज ई सेल इज प्लस 0.2877, ये आंसर भी है, ठीक है। यस ये भी है, लेकिन इसमें ई सेल की वैल्यू ये गलत आ रही है, तो ई सेल की वैल्यू इन दोनों को माइनस किया है, तो ये वैल्यू आई है। तो रिएक्शन होगा भी, और क्योंकि होगा क्योंकि इसकी वैल्यू है और पॉजिटिव में भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जूम कर लेते हैं। विच कंपाउंड अमंग्स द फॉलोइंग, विच कंपाउंड अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखिए, ऐसा टिपिकल तरीके से तो नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से बीएससी नर्सिंग में, लेकिन आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है। अब इसमें कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, देखिए, तो एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए, रेजोनेंस होना चाहिए, तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी मिल रहा है डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और देखिए आपका नहीं, यहाँ पे नहीं मिल रहा, सॉरी, ये देखिए ये पोर्शन में आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, और ये जो पोर्शन हो रहा है, ये देखिए ये आपका आ रहा है sp3 डिहाइब्रिडाइज आ रहा है ना, ये आपका आ रहा है sp3 डिहाइब्रिडाइज, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन का चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, ये इसमें रेजोनेंस भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, और फॉर्मूला क्या होता है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिसिटी के लिए होना चाहिए, ये तो आपको क्लियर ही है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो रेजोनेंस यहाँ पे नहीं हो रहा है, अल्टरनेट नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये 1 सही है, यही इसका आंसर होगा। इसमें जो है एरोमेटिसिटी नहीं है, इसमें अल्टरनेट है, इसमें अल्टरनेट है, इसमें अल्टरनेट है, और 4n+2 पाई का फॉर्मूला भी फॉलो कर रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम है, तो ये जो रेजोनेंस नहीं फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमने क्वेश्चंस निकाले हैं दूसरी साइड से, आंसर इसमें दिए हुए, एक्सप्लेनेशन हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। द जेल्डाल्स मेथड, ये याद रखिए, जेल्डाल्स मेथड किस लिए यूज होता है, क्वेश्चन बन गया, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब बीएससी नर्सिंग में आ जाएगा कि कौन सा मेथड यूज किया जाता है नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में, तो आपको तुरंत जेल्डाल पता होना चाहिए, ठीक है। सो जेल्डाल मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन से कंपाउंड में इन चारों कंपाउंड में, तो 1 2 3 4 में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिससे आप नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, नाइट्रोजन एस्टिमेशन जेल्डाल मेथड से हो जाता है। अब जेल्डाल मेथड की खूबी है कि जेल्डाल मेथड जो एप्लीकेबल होता है, ठीक है, वो उन कंपाउंड्स पे एप्लीकेबल नहीं होता जिसमें नाइट्रोजन ऐसे कंपाउंड में, देखिए नाइट्रोजन तो होना जरूरी है, तभी आप उसमें एस्टिमेट करेंगे जेल्डाल मेथड के थ्रू, ठीक है। लेकिन ऐसे कंपाउंड में जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रो फॉर्म में, ठीक है, दूसरा एजो फॉर्म में, और तीसरा एन प्रेजेंट इन रिंग के फॉर्म में अगर प्रेजेंट है, किस फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऐसे कंपाउंड में जेल्डाल मेथड से आप नाइट्रोजन एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी कंपाउंड में आपका जो है नाइट्रोजन जो है किस में नहीं कन्वर्ट होगा, अमोनियम सल्फेट में। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, अमोनियम सल्फेट। अब मैंने एक शब्द क्यों लिखा है, कई क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन जेल्डाल मेथड से क्या एस्टिमेट कर रहा है, नाइट्रोजन, क्या बनता है उसमें, अमोनियम सल्फेट। किस में नहीं बनेगा, उन नाइट्रोजन में नहीं बनेगा जिस कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप हो, एजो ग्रुप हो, और या तो रिंग में प्रेजेंट हो। तो आइए देखते हैं इसमें ऐसा कुछ है।
देखिए पहला कंपाउंड देखिए रिंग में प्रेजेंट है, रिंग में है, तो ये कंपाउंड में आप जेल्डाल मेथड नहीं लगा सकते। ठीक है, दूसरा कंपाउंड ये देखिए, ये क्या है, ये एजो कंपाउंड है, ये क्या है, ये एजो कंपाउंड है। ठीक है, तो इसमें भी आप नहीं लगा सकते। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये है आपका नाइट्रो, सीधे दिखा रहा है NO2 नाइट्रो, इसमें भी नहीं लगा सकते। तो नाइट्रो एजो रिंग तीनों हो गए। अब इसके अलावा बचा क्या, ये है, ये एनालीन है। ठीक है, तो इसमें आपका लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसको इस वाले मेथड में आप जेल्डाल मेथड करके नाइट्रोजन एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि इस मेथड में नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट होगा, बाकी में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, सॉरी। ठीक, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.10 मोलर सोडियम एसीटेट एंड 0.01 m एसिटिक एसिड कितना होगा। ठीक है, तब पीएच यहाँ पता लगाना है, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, पीएच, और पीएच पता करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या चीज़ दी हुई है। देखिए आप देखिए क्या क्या चीज़ दी हुई है। पहले इसमें दिया हुआ है सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट क्या होता है, CH3COONA, ये तो सोडियम एसीटेट हो गया। कितना दिया हुआ है इसका, इसका दिया हुआ है 50 ml, 50 ml दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक, और कितना मोलर दिया हुआ है, 0.1 m, ये देखिए। ठीक, और दूसरा क्या है, एसिटिक एसिड, CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गई। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 50 ml ईच बोला है, तो मतलब ये भी कितना है, 50 ml ही होगा। और ऐसा कितना हुआ है, 0.01 m दिया हुआ है, ये फर्क है। ठीक है, और यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है pKa की, CH3COH की 4.57। तो ये क्या है एक्चुअली, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, इसको जरा सा इरेज कर दें। ये देखिए मैंने इसको इरेज कर दिया, थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए देखें। ठीक, तो अब क्या है आपका, आपका ये है वीक एसिड, क्या है, वीक एसिड। वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड आपका वीक एसिड है, और उसका कॉन्जुगेट बना हुआ है, सॉरी, उसका कॉन्जुगेट बना हुआ है बेस के साथ। ठीक है, बेस क्या है, Na। तो ऐसी कंडीशन में क्या फॉर्मूला लगता है, आप बताइए क्या फॉर्मूला लगता है। ऐसी कंडीशन में जो फॉर्मूला लगता है उसका फॉर्मूला होता है पीएच निकालने का, वीक एसिड कॉन्जुगेट बेस में पीएच दिस इज इक्वल टू व्हाट, pKa, है ना, प्लस लॉग ऑफ व्हाट, सॉल्ट जो बनी हुई है, डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ एसिड। तो फॉर्मूले में सीधे रख देते हैं। तो पीएच हमको क्योंकि निकालना था, तो पीएच कितना हो जाएगा, पीएच pKa वैल्यू दी हुई है ये 4.57, किसकी, CH3COH की। ठीक है, तो ये हो गई 4.57 प्लस लॉग ऑफ आपका सॉल्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1, तो 0.1 मतलब हो गया, चलिए 0.1 लिख लेते हैं। और एसिड कितनी दी हुई है, एसिड की दी हुई है 0.01। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.1 ये लॉग हो जाएगा लॉग रेस पावर 10। ठीक है, ये पोर्शन कितना हो जाएगा, लॉग रेस पावर 10, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा पीएच दिस विल बी इक्वल टू 4.57 प्लस इसकी वैल्यू टोटल 1 आई प्लस 1, तो आंसर कितना है 5.57। तो देखिए कोई ऑप्शन है इसमें 5.57 का, ये देखिए ऑप्शन नंबर 2, तो इसका आंसर क्या हो गया 5.57। समझ में आ गया, आपका पीएच वीक एसिड सॉल्ट के साथ pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड निकलता है। pKa वैल्यू दी हुई थी, सॉल्ट की वैल्यू दी हुई थी, एसिड दी हुई थी, लॉग वैल्यू निकाला, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, 5.57 रिजल्ट आ गया। क्लियर है, ठीक है, इसको भी रेज कर देते हैं जैसे आपको आराम रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, इसमें से गलत कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है, लीडियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द एल्कली मेटल्स। देखिए मैंने जो टेस्ट सीरीज दी थी उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था, और उसमें लिखा था कि लाइन से मैंने एल्कली मेटल देखे, तो उसमें पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है,
तो नेचुरल सी बात है वो लिथियम होता है। तो एक क्वेश्चन ये सही है और एक क्वेश्चन ही आपका बन जाता है कि लिथियम वो चीज है जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है एल्कली मेटल में। एक क्वेश्चन ही बन गया, ये ऑप्शन भी सही है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। एल्कली मेटल जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। बिल्कुल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सब बनाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक। तीसरा देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के इन KO2 इज +4। ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एल्कली मेटल जो होते हैं, एल्कली मेटल्स कौन से? एल्कली मेटल्स ये एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो होता है +1। ठीक है, और KO2 की ही बात करें, KO2 की, ठीक है, तो KO2 में K जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा। ठीक है, तो वो तो +4 होना ही नहीं है, तो यही ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन देख सकते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब ये स्टेटमेंट सही है का मतलब आप इसे भूल मत जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एल्कली मेटल की लाइन लगा दी और पूछा, और आया भी है शायद, शायद किसी एग्जामिनेशन में मैंने देखा आया है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछ ली और एक सीरीज लगा दी एल्कली मेटल की और पूछा कौन सी सीरीज में सही है। तो इसमें क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब आप मूव करेंगे ग्रुप में, ऊपर से नीचे ग्रुप में आएंगे एल्कली मेटल्स में, किसमें? एल्कली मेटल्स में, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उनकी डिक्रीज करेगी। ये एक क्वेश्चन बन गया कि एल्कली मेटल में आप टॉप से बॉटम जब नीचे आएंगे तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो क्या क्या क्वेश्चन बन गए? लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है, इनमें जो एल्कली मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो वो डिक्रीज करती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये तो। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर पता लगा। अब देखिए, नीट में तो ज्यादातर इनकरेक्ट पूछते हैं, घुमा के पूछते हैं, ऐसे BSc नर्सिंग में नहीं आएगा। रिगार्डिंग किरैलिटी, तो किरैलिटी के रिस्पेक्ट पूछा गया है। पहला पहला कह रहा है, अ रेसमिक मिक्सचर शोज 0 ऑप्टिकल रोटेशन। सही बात है, क्वेश्चन बन गया कि क्वेश्चन क्या है कि एक रेशमिक मिक्सचर जो होता है वो 0 ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है। अब पूछ लिया कि रेशमिक मिक्सचर में कितना ऑप्टिकल रोटेशन है, 0, 1, 2, 3, ऑप्शन दे दिया आपने, 0 मार्क कर दिया, आंसर आ गया। दूसरा देखिए, SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सचर ऑफ बोथ इनैशियोमर्स। ये भी सही आंसर है, SN1 की ये प्रॉपर्टी होती है, ये भी क्वेश्चन बन गया। तीसरा देखिए, प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन, SN2 क्या होता है उसमें? रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट शोज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें जो स्टेटमेंट गलत है वो ये आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है? देखिए, ये आ रहा है, इनैशियोमर्स आर सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस ऑन ईच अदर। तो कह रहा है जो इनैशियोमर होते हैं ये सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, ये नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस होते हैं, नॉन सुपर इम्पोसिबल। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसमें कई क्वेश्चंस आपके बन गए। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट आ गया, अब आपको पता लगाना है कौन सा सही है। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, अब आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व इसलिए करा रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन द कोआगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल, अब क्या वर्ड आया? नेगेटिव सॉल। ठीक है, द फ्लॉकुलेटिंग पावर, फ्लॉकुलेशन की बात आ रही, फ्लॉकुलेटिंग पावर, क्वेश्चन समझते रहिएगा, ऑफ द 3 गिवन आयंस इन द ऑर्डर। तो कह रहा है कि फ्लॉकुलेशन पावर जो है इन तीनों आयन का ऐसे रहेगा, Al3+ आएगा पहले, फिर बेरियम आएगा, फिर सोडियम आएगा। क्या ये सही स्टेटमेंट है? क्या ये सही स्टेटमेंट है? आप बताइए, सही है कि गलत है? बताइए। सही स्टेटमेंट है। क्यों? फ्लॉकुलेशन पावर बढ़ता रहेगा जैसे जैसे कटाइंस जो है उन पे चार्ज बढ़ता रहे, चार्ज उन पे बढ़ता रहे, इंक्रीज इन द चार्ज ऑन द कटाइन। तो ये देखिए, चार्ज बढ़ रहा है, +3 है, +2 है, +1 है, तो चार्ज इधर बढ़ रहा है, तो इसी डायरेक्शन में इनका फ्लॉकुलेशन पावर ही बढ़ रहा है। स्टेटमेंट 2 देखिए क्या है, इन द कोआगुलेशन ऑफ पॉजिटिव सॉल्ट, अब ये पॉजिटिव सॉल्ट, द फ्लॉकुलेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन सॉल्ट इज इन द ऑर्डर ऑफ NaCl, Na2SO4 और Na3PO4। कह रहा है ये होगा। ठीक है, अब फ्लॉकुलेशन जब नेगेटिव आयंस की बात आती है तो अनायंस में भी क्या है, जब चार्ज बढ़ता रहेगा तो फ्लॉकुलेशन पावर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप इसमें देखिए कि Cl का चार्ज कम है, 1 है, सल्फर में और
उससे ज्यादा है, और फॉस्फेट में इससे भी ज्यादा है। तो इसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो रिवर्स होना चाहिए, मतलब सबसे ज्यादा होना चाहिए फॉस्फेट वाले में, ठीक है, फिर उसके बाद सल्फेट वाले में होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद आपका Cl वाले में होना चाहिए, क्योंकि इस पे चार्ज अनाइन का ज्यादा है, उसके बाद इस पे, इसके बाद इस पे, जबकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है और ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर इस पे 4 दिखा भी रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो सही ऑप्शन ये हो गया। अब इसमें समझ लिए बताना क्या चाह रहा था। बताना ये चाह रहा था कि फ्लॉकुलेशन पावर किस पे डिपेंड करेगा। अगर कटायन है तो अगर चार्ज ऑफ कटायन बढ़ रहा है तो फ्लॉकुलेशन पावर बढ़ेगा। देखिए चार्ज बढ़ रहा था, फ्लॉकुलेशन पावर बढ़ता रहा। अनायंस के साथ भी चार्ज बढ़ेगा तो फ्लॉकुलेशन पावर बढ़ेगा। अब इस पे उल्टा लिखा हुआ था, यहाँ चार्ज घट रहा था। सही सीरीज क्या है, पहले फॉस्फेट आएगा, फिर सल्फेट आएगा, फिर क्लोराइड आएगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका फ्लॉकुलेशन पावर बढ़ेगा। क्लियर है। इसको हम कहते क्या है, इसको कहते क्या है, रूल भी है एक, क्वेश्चन रूल भी है, क्या नाम है इस रूल का, हार्डी शूल्स रूल, है ना, हार्डी शूल्स रूल ये कहलाता है। ओके, क्लियर, याद कर लीजिए, एक रूल भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है। देखिए, विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए परेशान मत होइए, क्वेश्चन इस पे टिपिकल आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा केमिस्ट्री का थोड़ा सा टफ भी आया था, टेक्निकल आया था, ठीक है, लेकिन आपको समझना है। कह रहा है इसमें से कौन सी मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, जहां P इक्वल टू टोटल प्रेशर है। तो आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पता है क्या होता है, क्या होता है बताइए। अगर आपको पता है तो आंसर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है इसमें। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये कहता है कि टोटल प्रेशर जो होता है किसमें, किसमें, मिक्सचर में, ठीक, किसका, इंपॉर्टेंट चीज किसका, नॉन रिएक्टिव, बहुत ध्यान से सुनिए, नॉन रिएक्टिव, रिएक्टिव पे नहीं एप्लीकेबल है, किस चीजों का, गैसेस का, नॉन रिएक्टिव गैसेस का मिक्सचर जो होता है उसमें जो टोटल प्रेशर होता है वो सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द गैसेस होगा। अगर 3 गैस है तो 3 गैस जितनी है उतना जो है चलता चला जाता है। तो मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस में टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। अब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। पूछा गलत कौन सा है, तो देखिए P इक्वल टू P1 P2 P3 तो सही है, और ये P इक्वल टू N1 RT ये भी फॉर्मूला होता है, ये भी सही है। और इसमें ये बचा और ये बचा। अब ये फॉर्मूला भी सही होता है, ये फॉर्मूला सही होता है, लेकिन डिपेंड करता है कि पार्शियल प्रेशर किसका बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस गैशियस मिक्सचर, किसकी बात कर रहे हैं, गैशियस मिक्सचर। और इसमें कर रहा है प्रेशर ऑफ द ith गैस इन प्योर स्टेट। तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, फॉर्मूला पी आई इक्वल टू एक्स आई पी आई होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्योर स्टेट की बात हो रही है तो प्योर स्टेट पे डाल्टन्स लॉ नहीं लगता, गैशियस मिक्सचर पे लगता है। थोड़ा सा बस टेक्निकल पॉइंट था, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, ये है, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। आंसर नंबर 1 इज इनकरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, आपको पॉलीमर में पढ़ाया था, ठीक है, पॉलीमर में मैंने पढ़ाया था, नीट में आया है। देखिए विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, नहीं है पूछते हैं नीट में, थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कंपटीशन बढ़ाने के लिए, ठीक है। पहला, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर रीयूजेबल, बताइए होता है कि नहीं होता। थर्मोसेटिंग पॉलीमर रीयूजेबल होते हैं, नहीं होते। थर्मोसेटिंग में तो इतने कॉम्प्लेक्स बॉन्ड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स होते हैं कि उसको हीट जब आप कर देंगे तो और वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और रीयूजेबल होगा ही नहीं, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग तो सेट हो गए, एक बार गर्म किया तो दोबारा वो सेट होकर दोबारा नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी देख लें, इलास्टोमर्स हैव पॉलीमर चेन्स होती हैं हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैंने ये पढ़ाया था। पॉलीमर चेन इलास्टोमर्स में होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, स्ट्रेच होता है। क्वेश्चन, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इनके अंदर स्ट्रेचिंग होती है, इसीलिए इलास्टिक नेचर के होते हैं। फिर देखिए, फाइबर पोजेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, सही है, फाइबर्स में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, फिर वही बॉन्ड्स का खेल है। चौथा, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग, थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं इनको गला के सॉफ्टन कर सकते हैं फिर हार्डन कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही है। थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती, थर्मोसेटिंग की प्रॉपर्टी होती नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। और चौथा ऑप्शन थर्मोप्लास्टिक वाला, जिसको गलाओ, फिर से गर्म करो, फिर से ठंडा करो, हार्डन
और रियूजेबल होता चला जाता है। थर्मोप्लास्टिक कैपल रिपीटेडली सॉफ्टनिंग, तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो स्टेटमेंट दिया है, पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए, बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स, याद रखिए वर्ड आ रहा हाइड्राइड्स, ग्रुप 16 एलिमेंट्स, और क्या चीज, बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन बनता चला जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ग्रुप 16 एलिमेंट इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, इंक्रीज की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड का इंक्रीज करेगा। ये क्या ऑर्डर सही है ग्रुप 16 एलिमेंट्स के लिए, बॉइलिंग पॉइंट का, हाइड्राइड्स का? सभी हाइड्राइड्स हैं, हाँ हैं। ग्रुप 16 के हैं, बिल्कुल है। और क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट ये सही लिखा हुआ है, बताइए आप। सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। क्यों? ये ऑर्डर तो सही है यहाँ तक, लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। वैसे तो ये ऑर्डर सही है यहाँ तक ये ऑर्डर सही है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि H2O में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा, इंटरमोलिकुलर, इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो ये ऑर्डर यहाँ तक सही है, यहाँ से गलत हो गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द मोलर मास। मोलर मास बढ़ेगा तो आपका हाइड्राइड का कौन सा क्वेश्चन है, 62, ठीक है। तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन द मोलर मास, बताइए सही है कि गलत है? ये भी चीज गलत है, ठीक है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, वाला ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जाननी थी वो ये थी कि हाइड्रोजन, ये H2O वाला आपका बॉइलिंग पॉइंट डिफर करता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर देखिए दो स्टेटमेंट आ गया, बार बार दो स्टेटमेंट आ रहा है और आपको बताना है इसमें से कौन सही है। तो हम तो स्टेटमेंट देखेंगे, बाकी चीजें अलग चीजें, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है कि प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स, ठीक, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स। अब इसमें क्या क्या है, प्राइमरी है पहले तो, ठीक, 1 डिग्री, एलिफैटिक है, अमीन्स, रिएक्ट विद HNO2 नाइट्रिक एसिड, HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट्स। सही है, सही है, सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट, डाइजोनियम सॉल्ट्स देता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, एमीन्स में मैंने लेक्चर सीरीज ही बनाई थी, उसमें ये चीज डिस्कस की थी। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स रिएक्ट विद HNO2, फिर वही बात कह रहा है, ठीक, टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट्स, ठीक है। क्या कह रहा है, विच आर स्टेबल इवन अबव 300 केल्विन। अब यहीं पे चेंज आ गया, तो डाइजोनियम सॉल्ट तो बनाता है, स्टेबल कह रहा है अबव 300 केल्विन, ऐसा नहीं है, 300 केल्विन नहीं, 273 से लेके 278 केल्विन तक जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर रेंज पे आपका स्टेबल रहता है, और इसके टेम्परेचर बढ़ते ही ये अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब प्राइमरी एल्फेटिक अमीन HNO2 रिएक्ट करके डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, लेकिन उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी 300 डिग्री के ऊपर नहीं, 273 278 के रेंज के नीचे फिर वो नहीं सस्टेन कर पाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला सही दूसरा गलत। देखते हैं क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, RMgX प्लस CO2 ड्राई ईथर डाला, फिर Y बना, HCO प्लस डाला, RCOH बना। पूछा Y क्या है, Y क्या है, तो आपको क्लियर है क्या है Y? देखिए इजी है, रिएक्शन लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। RMgX, R माइनस MgX प्लस, ठीक है, किससे रिएक्ट कर रहा है, CO2 से, C डबल बॉन्ड O, यहाँ रिएक्ट करेगा, कहाँ रिएक्ट करेगा, सीधे आके ये इस पे इंटरेक्ट करेगा, तो फिर क्या बनेगा, तो फिर बनेगा आपका RC, ठीक है, एक तरफ से डबल बॉन्ड रहेगा ही रहेगा, और इस पे आके O माइनस MgX पॉजिटिव, ठीक है। और इस पे आप जब बाद में, तो ये Y है, ये क्या है, ये Y है, ये बन चुका, तो इसमें कोई ऑप्शन आप दिख रहे हैं ऐसा, ये देखिए यही है, RCO माइनस MgX प्लस, RCOO माइनस MgX प्लस, ये बन गया। और इसमें जब आप वाटर मॉलिक्यूल या H3O प्लस का एडिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCOOH,
और MgOH बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको बीच की चीज जाननी थी, तो बीच में इंटरमीडिएट यही बनेगा। रिएक्शन पूछा तो मतलब ये आके यहाँ पे इंटरेक्ट करेगा और ये यहाँ पे O-MgX यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो MgX पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव वाला O- से और R यहाँ पे आके, तो वाई का ऑप्शन ये सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए, तो असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, बीएससी नर्सिंग में नहीं आता, हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन अ पर्टिकुलर पॉइंट इफेक्ट, तो पॉइंट इफेक्ट सॉलिड इफेक्ट की बात हो रही है। आयनिक सॉलिड है, एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कटाइंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल। तो कह रहा है कि आयनिक सॉलिड एक पॉइंट इफेक्ट होता है, सुनिए, कह रहा है एक पॉइंट इफेक्ट होता है जिसमें आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहता है जबकि उसके फ्यू कटाइंस उसमें से मिस हो जाएं, निकल जाएं, ठीक है, मिस हो जाएं तब भी। तो ये होता है पॉइंट इफेक्ट, ये होता है, कौन सा होता है? स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी पता है ना आपको ये, तो स्कॉटकी डिफेक्ट तो यही होता है। दूसरा कह रहा है कि इसकी वजह ये है, इन एन आयनिक सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट अराइजेस, तो फ्रेंकल तो ये है ही नहीं, स्कॉटकी डिफेक्ट था, तो ये इसका रीजन हो ही नहीं सकता, तो ये पहले ही गलत हो गया है रीजन। लेकिन ये स्टेटमेंट देखते हैं सही है कि नहीं है। तो इन एन आयनिक सॉलिड फ्रेंकल डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू डिसलोकेशन ऑफ कटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइड टू इंटरस्टिशियल स्पेस मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन पहला और दूसरे में कोई कोरिलेशन नहीं है। आंसर हमको इसमें तो पूछा रहा है कि पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, क्या दूसरा स्टेटमेंट दूसरे के लिए रीजन है, तो ऑप्शन तो इसका 3 सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मतलब हमको लेकिन समझाना क्या था, हमको समझाना है पहले वाला बात कर रहा है स्कॉटकी डिफेक्ट की और दूसरी वाली बात कर रहा है फ्रेंकल डिफेक्ट, तो ये जरूर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट में आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना रहता है जब कटायन मिस हो जाए, और फ्रेंकल डिफेक्ट में डिसलोकेशन होता है कटायन का फ्रॉम इट्स लैटिस साइड। दोनों ही चीजें अलग हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच करना है, मैच करना है हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स फिर से आ गया हाइड्राइड्स। ठीक है, तो MgH2 है, GeH2 है, B2F6 है, HF। अब इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच की आयनिक। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, MgH2 क्या हो गया? आयनिक हो जाता है। मैग्नीशियम हाइड्राइड्स आयनिक इन नेचर होती हैं, आयनिक इन नेचर हो गई, तो एक ऑप्शन हो गया थर्ड। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन थर्ड एक ही में आ रहा है, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली सही हो गए। तो इसे आप डायरेक्टली मैथ से, आप कभी कभी अगर मैच वाला क्वेश्चन आ जाता है आपका बीएससी नर्सिंग में भी, तो आप एक ऑप्शन आपका सही हो गया, बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके सही हो गए। तो पहले का तीसरा, पहले का, सॉरी ये है, पहले का तीसरा नहीं, ये होगा पहले का चौथा है ना, हाँ ये ऑप्शन नहीं। ठीक है, ये ए का 4, ए का 4 कहीं और दिया है? नहीं दिया हुआ है, ये भी नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं दिया हुआ, ये भी नहीं दिया हुआ, तो बाकी ऑप्शन ऑटोमेटिकली सही हो गए। बाकी ऑप्शन की बात करें तो ये GH4 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। ठीक है, B2S6 क्या है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, बचा HF, ये इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक, तो पहला वाले ऑप्शन से ही आपके सभी ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऐसे क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग में डायरेक्ट नहीं आएंगे। ठीक, दो स्टेटमेंट फिर दिया हुआ है, असर्शन रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग मतलब ये होता है कि पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उसकी वजह से ही चीज हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। ICl मतलब आयोडीन हो गया और क्लोरीन हो गया। कह रहा है ये I2 से ज्यादा रिएक्टिव है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताइए, क्या ये बात सही है? सही है। ठीक है, इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं हेलोजन से। मतलब देखिए एक हेलोजन ये, एक हेलोजन ये, तो क्या हो गया? ये इंटर हेलोजन हो गए, इंटर आपस में, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू अगर खाली हेलोजन वाले। तो ये आंसर सही है कि ICl मोल रिएक्टिव है I2 से, ये ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटर हेलोजन कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू हेलोजन हाइड्राइड्स। ठीक है, क्योंकि इंटर बॉन्ड जो होते हैं इनके वीक होते हैं इन कंपैरिजन टू दिस, तो ये वीक होगा, तो वीक होगा तो ये ज्यादा मजबूत है। जब ये वीक ज्यादा होगा
तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। और ऑप्शन देखिए आंसर क्या दे रहा है, आईसीएल बॉन्ड इज वीकर, वही बात कह रहा था, ये भी बात सही है। दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही आंसर भी दिया हुआ है। इसका मतलब समझने की बात ये हो गई कि ICl2, तो इसमें एक हेलोजन ये था, एक हेलोजन ये था, ठीक है। और आई टू में दोनों में सेम हेलोजन था, तो ये इंटर हेलोजन हो गया, इसमें दो हेलोजन, इसमें एक ही हेलोजन है। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और ये कम रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड बना आई और Cl2 में, ये वीक बनता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस। तो जब वीक रहेगा तो जल्दी टूटेगा, तो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, और ये जल्दी नहीं टूटेगा तो कम रिएक्टिव हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ, फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ ऐसा नहीं है, बाकी सभी चीज़ें बिल्कुल सही हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिस्ट मैच करना है, इजी क्वेश्चन है। बताइए लिथियम कहाँ यूज होता है, सोडियम और KOH और सीजियम। और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है BSc नर्सिंग के लिए, मैं कहूँगा। तो लिथियम आपने कहाँ देखा है यूज इसका, बताइए लिथियम का यूज कहाँ है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में लिथियम का यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल। सोडियम का यूज कहाँ होता है, कहाँ होता है बताइए? लिक्विड सोडियम, लिक्विड सोडियम जो होता है, लिक्विड सोडियम जो होता है वो कूलेंट की तरह यूज होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्शंस में। KOH ये क्या होता है? KOH एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड का। और CS ये क्या है, सीजियम, ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में यूज होती हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि लिथियम का यूज क्या है, सोडियम, लिक्विड सोडियम का, KOH का, सीजियम का, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। ये भी बायोलॉजी टाइप का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। अब बताइए इसमें एंटासिड कौन सी, एंटाहिस्टामिन्स कौन सी, एनाल्जेसिक कौन सी, एंटी माइक्रोबियल कौन सी, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो उसमें बताइए एंटासिड कौन है इसमें। एंटासिड हो गई आपकी सिमिटिडीन, ये है आपकी एंटासिड, ठीक है। एंटासिड क्या है, सिमिटिडीन है, ठीक है। अब बताइए एंटी हिस्टामीन कौन सी है इसमें। एंटी हिस्टामीन है आपकी सेल्डेन, सेल्डेन आपकी एंटी हिस्टामीन। मॉर्फिन एनाल्जेसिक, न्यूरो इफेक्ट भी होता है इसलिए एनाल्जेसिक। एंटी माइक्रोबियल आपकी बची फिर ये सेलवारसन। क्लियर? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है इसी तरीके से डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर कह रहा है इनकरेक्ट, हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब समझेंगे, हमें इनकरेक्ट से मतलब नहीं है ना। देखिए कह रहा है कि द शेप्स ऑफ DXY, DYZ, DZX ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। पहली चीज तो कहा कि इनके तीनों के शेप सिमिलर होते हैं, हाँ होते हैं। फिर एंड DX² - Y² और DZ² आर सिमिलर टू ईच अदर। सिमिलर होते हैं, सिमिलर होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों, क्यों नहीं होते? देखिए ये है आपका, ये सॉरी ऐसे बना देते हैं, इरेज कर देते हैं, एक मिनट। ये देखिए, ये 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 और ये, ठीक है। तो ये आपका और इसी तरीके से आपका ये, इसी तरीके से आपका ये, और इसी तरीके से आपका ये तो होता है DX² - Y²। और DZ² कैसा होता है, DZ² होता है ऐसा, ये और आपका ये, और इस तरीके का रहता है DZ²। तो शेप सिमिलर है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तो पहला ऑप्शन तो भाई वैसे ही गलत हो गया। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल दी 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज वन कंपेयर टू 4D ऑर्बिटल्स। नेचुरल सी बात है, 5D ऑर्बिटल्स और 4D ऑर्बिटल्स में साइज का डिफरेंस होगा, सही है। ऑल 4D ऑर्बिटल्स आर सिमिलर इन शेप टू 3D ऑर्बिटल्स, ये सही है। और इन एन एटम ऑल द 5 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट, 5 3D ऑर्बिटल, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें स्टेटमेंट जो गलत था वो ये था, क्योंकि यहाँ पे शेप की बात आ रही थी। तो DZ² और DZ² का शेप आपको पता होता तो आप ही डायरेक्ट आंसर दे देते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 आ रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट 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 बताना है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज एज ड्राई लुब्रिकेंट्स। भाई डायमंड तो इतना हार्ड होता है, लुब्रिकेंट की तरह कहाँ यूज कर लो। ग्रेफाइट कर समझ में आता है, डायमंड तो हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ कह दिया जाता है। तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। डायमंड एंड ग्रेफाइट है 2 डायमेंशनल नेटवर्क, बिल्कुल गलत बात।
डायमंड इज कोवलेंट, ग्रेफाइट इज आयनिक, ये भी गलत बात है, बॉन्डिंग आपको पता है। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2, यही है सही, तभी तो हार्डनेस मैटर कर रही है। ठीक है, तो ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्या क्या हो गया, टू डायमेंशनल नेटवर्क की बात हो गई, डायमंड कोवलेंट ग्रेफाइट आने की बात होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, डायमंड sp3 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 हाइब्रिडाइज ग्रेफाइट हो सकता है, और हार्ड और डुप्लीकेट में आपको पता चल गया हाइब्रिडाइजेशन का सब इसमें खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फिर कह रहा है इनकरेक्ट, तो इसमें तो ऐसे ही आता है भाई। ठीक है, अब बताइए, O2 प्लस माइनस आयन इज डायमैग्नेटिक और नॉट, गलत क्वेश्चन है, गलत। क्यों? क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है ना। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो डायमैग्नेटिक तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक। क्लियर है, तो ये इनकरेक्ट हो ही गया, तो बाकी पढ़ने की जरूरत है नहीं। बाकी कॉम्प्लेक्स भी है, मैं नहीं कहूंगा कि ऐसे बीएससी नर्सिंग में आएगा कि बॉन्ड ऑर्डर कहा हुआ है, अगर आपको याद करना है तो याद कर लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर इसका 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 दिया हुआ है 2.5 to 1.5, C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 डिजेनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन, ये अच्छा है, इसको याद कर सकते हैं आप, H2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट भी यहाँ कवर हो गया। आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। इन 1 मोलल सॉल्यूशन that contains 0.5 मोल ऑफ अ सोल्यूट देयर इज, कितना सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी में मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स किसके, सोल्यूट के। ठीक, डिवाइडेड बाई क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ किसका, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में, केजी में। ठीक है, अब यहाँ 1 मोलल दिया हुआ है, तो भाई फॉर्मूले में रखा जाए तो 1 मोलल दिया हुआ है इज इक्वल टू, मोल्स कितने होंगे, मोल्स कितने होंगे, मोल्स भी दिया हुआ है 0.5 मोल, 0.5 मोल ले लिया। पूछ रहा है कितना सॉल्वेंट होगा, तो सॉल्वेंट तो भाई केजी में होगा, और एक्स अगर हम इसे कर लें एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.5, 0.5 कितने आएगा, केजी। ऑप्शन यहाँ सब देखिए केजी में आ रहा है, केजी में, तो 0.5 मतलब कितना हो गया, 500 ग्राम, तो 500 ग्राम का ऑप्शन ये है, तो 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ml नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट केजी में होता है, मोलर में, ये है इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेसिटी ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है भाई, नाइट्रोफिनॉल लग गया, नाइट्रोफिनॉल बन गया, तो फिनॉल से ज्यादा इसके अंदर NO2 का भी इफेक्ट आएगा अपना, तो मोनो सब्स्टिट्यूट नाइट्रोफिनॉल इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेसिटी इसके अंदर ज्यादा होगा, ज्यादा खींचेगा। ठीक है, तो नाइट्रोफिनॉल की, मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल नॉर्मल फिनॉल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग कैपेसिटी होगी। अब ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगा हुआ है, ये डिपेंड करता है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा है, आपका यहाँ लगा है ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन की, पैरा पोजीशन। तो अगर दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऑर्थो नाइट्रो पैरा तीनों हैव सेम एस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक, एज दे हैव 1 नाइट्रो ग्रुप अटैच टू द फिनॉलिक रिंग। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर ऑर्थो हो, मेटा हो, पैरा हो, तीनों में सेम सेम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ये ऑप्शन गलत है। देखिए, ऑर्थो और पैरा में तो सेम होगी, लेकिन मेटा में नहीं। तो ओवरऑल जिस्ट क्या हुई इस क्वेश्चन की, जिस्ट ये हुई क्वेश्चन की समरी, कि आपका जो नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी रखेगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल फिनॉल, क्योंकि इसके अंदर